Morning children. Today we will solve the question number 33 of chapter cash flow statement. बच्चों आई होप कि आप अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं टाइम से और साथ में वीडियो देखते देखते आप लोग क्वेश्चंस को भी अपनी कॉपी में सॉल्व करते जा रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक अ रफ कॉपी एंड अ पेन so that you would be able to solve the question with me. सो हेयर चिल्ड्रन हमें पास क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है. फिर से वापस से आपको कुछ डेटा गिवन है. सबसे पहले आपको मालूम है अब क्या करना है. हम इस डेटा में से ये जो है फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सी चीज़, कौन से हेड की चीज़ किस एक्टिविटी को बिलोंग करती है. ठीक है, तो सबसे पहला क्योंकि प्रायोरिटी काम हमारा यही है इसलिए हमें यही करना है. शेयर कैपिटल पहले तो आप अपने आप से सोचने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में आप मेरे से मैच करेंगे. शेयर कैपिटल ये हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है क्योंकि शेयर्स के थ्रू हमारे पास में पैसे आते हैं. ठीक है, तो फाइनेंसिंग में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे. कैसे करेंगे? अब देखिए 2017 में हमारे शेयर कैपिटल की वैल्यू 8 लाख थी और 2018 में शेयर्स की वैल्यू, शेयर कैपिटल की वैल्यू 12 लाख हो रही है. इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 लाख. ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप शेयर कैपिटल करके 4 लाख डालेंगे. अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको वैल्यूज़, अगर अभी भी आपको कल नहीं समझ में आया था तो आज आप इस बात को ध्यान समझ लें. दोनों ईयर्स की वैल्यू को हमको डिडक्ट करना है. देन हमारे पास जो डिडक्शन का अमाउंट आएगा वो हम दिखाएंगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर. अब यहाँ पर शेयर्स की वैल्यू क्योंकि बढ़ रही है इसलिए आप 4 लाख को इनफ्लो दिखाएंगे. ठीक है, और इनफ्लो में हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं. देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर में कुछ नहीं दिया है तो रिजर्व एंड सरप्लस किस लिए काम में आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सबसे स्टार्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही काम करना शुरू करते हैं. इसके अंदर हम अपना डेप्रिसिएशन की कोई वैल्यू होती है या हमारी गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही होती है या हमारा कुछ लाइक इंटरेस्ट वगैरह लग रहा होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो अभी तो हमें फ़िलहाल जो है ये देखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा अमाउंट जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में. देन बात करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के बारे में. तो ये भी कौन सी एक्टिविटी है? बोरोइंग्स आप कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो बोरो कर रहे हैं तो हमारे पास फंड आ रहा है. ठीक है, फाइनेंस आ रहा है तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, देन ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स आपकी कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? ये है हमारी क्या? करंट लाइबिलिटी. साफ साफ आपको लिखा हुआ है. तो करंट लायबिलिटी है इसलिए कहाँ जाएगी? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर. अब यहाँ पर पहले आप चेक कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में 50 थी, इस साल 60 हो रही है. इसका मतलब आप और ज़्यादा करंट पेबल्स ट्रेड पेबल्स की बोरोइंग कर रहे हैं. कितनी कर रहे हैं? 10,000. तो 10,000 आपका ऐड होगा वर्किंग कैपिटल के अंदर. ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपका हो गया क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. देन हमें दिया हुआ है नेक्स्ट टैंजिबल एसेट्स. फिक्स एसेट्स के अंदर टैंजिबल एसेट. टैंजिबल एसेट्स कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग. ठीक है, आगे हमें बोला गया है, अभी आपको रुकना पड़ेगा लेकिन टैंजिबल एसेट्स के बाद में अभी मैं आज आपको एक पॉइंट और समझाऊंगी, इसलिए टैंजिबल एसेट्स को अभी मत रिकॉर्ड करिएगा. अभी हम देखेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको रिकॉर्ड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. अब बात करेंगे इन्वेंट्रीज़ के बारे में. तो इन्वेंट्रीज़ भी क्या है? करंट एसेट्स है. अब देखिए यहाँ पर पिछली बार 1 लाख की थी, इस बार इन्वेंट्रीज आपकी 2 लाख की हो गई. इसका मतलब करंट एसेट्स आपने और परचेज किए हैं. तो क्या हो रहा होगा? कैश का इनफ्लो की आउटफ्लो? कैश का आउटफ्लो. तो आप इसको किस में दिखाएंगे? लेस में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के. लेकिन ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग. डन. देन ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स में चेक कर लेते हैं. पहले 2,30,000 था, इस बार कितना हो रहा है? 1,30,000. इसका मतलब 80,000 आपका और ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, मतलब कि आपके कैश का आउटफ्लो हो रहा है. इसका मतलब है कि ये हमारा ऑपरेटिंग में लेस होकर के जाएगा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द आंसर, तो इसको अभी हमें छोड़ देना है. ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कौन सी चीज़ किस हेड के अंदर जाएगी और हमने कैसे लोकेट किया. ठीक है, अब हमें फाइनली एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आज यहाँ पर समझना होगा. यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको देखिए 2 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, है ना. और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं तो वो किसी 2 अकाउंट के अंदर जाते हैं. क्या होते हैं? किसी 2 अकाउंट के अंदर जाते हैं. तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में. पहले आपको ये चेक करना है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहाँ आपने रिकॉर्ड करी हैं. अगर आपने लिखा होगा तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ लिखा था उसको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को.
आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दिखाया क्योंकि उससे आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे मैंने क्या बताया था कि जहाँ जो है पेरेंट रहेगा उसी के पीछे पीछे उसका जो है चाइल्ड भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट कौन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और उसका चाइल्ड कौन है, इंटरेस्ट। तो अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जा रहा है फाइनेंसिंग में तो उसका चाइल्ड मतलब कि इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। लेकिन आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट को पे करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आपका 36,000 माइनस हो जाएगा किसके अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। अब दूसरी बात, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आप इसको माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, और अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं इसका मतलब है कि आपके कैश का आउटफ्लो हो रहा है। इज दैट क्लियर। अब क्या करना है, एक तो हमारा ये फाइनेंसिंग में चला गया, और मैंने क्या बताया है कि आँख बंद करके आपको इसको दूसरी एक्टिविटी के अंदर ऑपरेटिंग के अंदर ही लिखना है, और ऑपरेटिंग में भी ये नेट प्रॉफिट के पास ही जाता है, ठीक है। ये आपका नेट प्रॉफिट के पास ही जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये माइनस हो रहा है, तो ऑपरेटिंग में आप आंख बंद करके इसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी। अगर एक जगह आपने लोकेट कर लिया तो दूसरी जगह आप उसका आराम से इफेक्ट दिखा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या करना होगा आपको, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो अब हम क्या करें, ये जो आपको पहली बात तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो आप एक काम क्या करेंगे, 1,20,000 को हमने क्या बताया था, डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जब आप निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो उसमें ही जा करके ऐड होता है, तो एक तो ये आपका ऑपरेटिंग में जा करके ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या, आपका ये डेप्रिसिएशन किस पर लग रहा है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे लग रहा है, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा टेंजिबल एसेट्स का। अब अकाउंट कैसे बनाएंगे ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए अकाउंट बना करके दिया हुआ है। अब इसको आप बस समझ लीजिए कि कैसे आपको इसको बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जब भी आप अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो जो आपके प्रीवियस ईयर की वैल्यू है उसको आप डेबिट में करते हैं ब्रॉट डाउन। डेबिट में क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा कोई एसेट है तो ये प्रीवियस ईयर का एसेट है, तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू को हम इस साल लेकर के आएंगे, इसलिए पहली बात हमको इसको ब्रॉट डाउन करना है। और डेबिट में इसलिए करना है क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा एसेट है। बात समझ में आ रही है। कैरी डाउन हमेशा उसके ऑल्टरनेटिव साइड होता है। ऑल्टरनेटिव साइड मतलब अगर आप डेबिट में ब्रॉट डाउन कर रहे हैं तो आपको उसको क्रेडिट में कैरी डाउन करना होगा। एक ही तरफ ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन दोनों वैल्यूज़ अगर आपको दी हैं तो आप नहीं करते हैं। दूसरी बात, कैरी डाउन मतलब है कि ये फर्दर आगे वैल्यू हमारे साथ में चलेगी, ठीक है, फर्दर आगे ये वैल्यू हमारे साथ में चलेगी। अगर आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको यही सिखाया था कि अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो आप उसको डेबिट में दिखाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ब्रॉट डाउन का बैलेंस हमेशा डेबिट में दिखाएंगे एसेट का, और उसके ऑल्टरनेटिवली हम उसको कैरी डाउन करेंगे अपनी क्रेडिट साइड में। दूसरी बात, जब भी आप डेप्रिसिएशन में अपना जो है एसेट का, फिक्स एसेट का अकाउंट बनाते थे तो आप डेप्रिसिएशन को डेबिट में रिकॉर्ड करते थे। क्यों डेप्रिसिएशन को डेबिट में रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक हमारा लाइक एक्सपेंस है, ठीक है। इस वजह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं किधर, डेबिट साइड में। तो आपने क्या करा, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब प्रीवियस ईयर की मशीनरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया, करंट ईयर की मशीनरी का बैलेंस कैरी डाउन कर दिया और डेप्रिसिएशन लगा दिया 1,20,000। अब आप फाइनली इसकी कर लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए हम 9 लाख में से 1,20,000 और 12 लाख को कर देंगे माइनस, तो आपको क्या पता चलेगा, आपकी डेबिट में बैलेंस कम आ रहा है। चेक करके आप देख सकते हैं आपका डेबिट में बैलेंस कम आ रहा है। आप क्या करिए, 1,20,000 और 12 लाख को पहले ऐड करिए, ठीक है। तो देखिए ये अमाउंट आपका ज़्यादा जा रहा है, कितना ज़्यादा जा रहा है, आपको टोटल मिल रहा है 13,20,000, राइट। अब आप क्या करिए, अब आप अपने डेबिट में आइए और चेक करिए कि 13,20,000 में से आप 9 लाख डिडक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी। आपको वैल्यू मिल जाएगी 4,20,000, और ये वैल्यू आपकी किस साइड कम आ रही है, आपकी डेबिट साइड में कम आ रही है। तो आप टू बैंक करके लिखेंगे। टू बैंक करके क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने फिक्स एसेट्स को फर्दर और परचेज किया है, ठीक है। 20 साल में मतलब प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में अगर उस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब है कि हमने फिक्स एसेट्स को और परचेज किया। अब जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी जाएगी, 4,20,000, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अकाउंट बना देते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, समझ में भी आएगी, और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसके लिए भी ईजी हो जाएगा मार्किंग करना।
अब देखिए, अब आपको बस समझते जाना है कि इसको कैसे हमने इंटरप्रेट कर दिया। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके अंदर लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, आपने जनरल रिजर्व के अमाउंट को, रिजर्व एंड सरप्लस के अमाउंट को माइनस किया है, तो आपका माइनस में 50,000 आया। माइनस में 50,000 क्यों आया, चेक करिए। पिछले साल आपका 4 लाख था, इस बार आपका कितना हो रहा है, 3,50,000, मतलब कि 50,000 हमारा प्रॉफिट से लॉस हो रहा है, तो 50,000 चला गया है ब्रैकेट्स में। क्लियर हुई इतनी बात। अब एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन लिखा। डेप्रिसिएशन की वैल्यू जितनी हमको यहाँ पर दी थी, ऊपर तो कोई दी नहीं थी, 1,20,000 दी थी, तो 1,20,000 ही हमने ऐड कर दी। इंटरेस्ट पेड 36,000 दिया था, तो इंटरेस्ट पेड भी हमने 36,000 ऐड कर दिया। टोटल अमाउंट हमको कितना मिल गया, 1,06,000। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद में आप वर्किंग कैपिटल को कंसीडर करेंगे। तो देखिए, उसमें ट्रेड पेबल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रेड पेबल्स में आपको क्या करा, करंट ईयर में वैल्यू बढ़ रही है, तो 10,000 बढ़ रही है, इसलिए 10,000 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब फर्दर क्या हो रहा है, इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो करंट एसेट्स आप परचेज कर रहे होंगे, इसलिए आपके कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहे हैं, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, टोटल अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आएगा। अब देखिए, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मैंने आपको ये बताया था, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आप अपने आप से करेक्शंस कर सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है, आपका फ्रॉम की जगह आप यूज्ड इन लगाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमने देखिए अकाउंट के अंदर 4,20,000 निकाला था, और हम इसको ब्रैकेट्स में क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि हम करंट ईयर में परचेज और कर रहे हैं टेंजिबल एसेट्स को, मतलब कि टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, फर्दर और बढ़ रही है, इसलिए आप इसको निगेटिव वैल्यू में शो करेंगे। और कोई फर्दर आपके पास में टेंजिबल एसेट्स नहीं है, फिक्स एसेट नहीं है, इसलिए इतनी वैल्यू रह जाएगी। फाइनली आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। यहाँ पर आपका शेयर कैपिटल, क्योंकि अमाउंट बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अमाउंट बढ़ रहा है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसलिए आपके कैश का आउटफ्लो हो रहा है। टोटल अमाउंट हमने निकाल लिया, 4,54,000 हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो ऑपरेटिंग आया है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग आया है, जो इन्वेस्टिंग आया है, और जो फाइनेंसिंग आया है, तीनों की वैल्यूज़ को हमको ऐड करके एस्टिमेटेड अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट जब आप निकालेंगे तो आपका आ रहा है 30,000। चेक कर लीजिए कैसे करेंगे, 64,000 प्लस 4,54,000, ठीक है, 4,54,000 माइनस करेंगे 4,20,000, सॉरी एक सेकेंड, आपका 64,000 भी माइनस में है, तो आप क्या करेंगे, 4,20,000 प्लस 64,000, तो आपकी निगेटिव वैल्यू हो देगा, और उसमें से आप माइनस कर लीजिए 4,54,000, तो आपका माइनस का आएगा 30,000। क्लियर। अब क्या करना है, कैश की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कहाँ पर दी हुई है, फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ मैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपको यही वैल्यू को पिक करना है, यही आपको हेल्प करेगी आंसर कैलकुलेट करने में। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन आपको करनी है इसकी। देखिए, सबसे पहले आपको अमाउंट कितना दिया हुआ था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का कितना था, 3,70,000। करंट ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट कितना, 3,40,000। दोनों को आप माइनस कर लीजिए, 3,70,000 माइनस 3,40,000। ठीक है, कितना मिला आपको, 30,000। तो 30,000 मतलब कि हमारा आंसर जो है वो मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, आपको सिर्फ वैसे वैसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। एक बार वापस से अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ होमवर्क, only this is your homework that you will have to solve this question once again by your own. Is that clear? Thank you children, see you tomorrow with a new question. That's all for today. Thank you.